हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेचुरल चेंजेस ऑन अर्थ। हम इसमें पढ़ेंगे अर्थ पे कौन कौन से कैसे नेचुरल चेंजेस होते हैं, जैसे कि वॉल्केनोज मूवमेंट्स हो गया, अर्थक्वेक कैसे आता है, वेदरिंग है, इरोजन्स है, लैंडफॉर्म्स हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लिथोस्फेयर की। लिथोस्फेयर मतलब होता क्या है? ये चीज़ हमने बायोडाइवर्सिटी वगैरह या नेचुरल एनवायरनमेंट चैप्टर में पढ़ी है। अभी हमारा अर्थ क्रस्ट का पार्ट होता है वो सारे लिथोस्फेयर में आता है। और जो लिथोस्फेयर होते हैं वो अलग अलग नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोकन होते चले जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। प्लेट्स होते हैं ये अर्थ की हीट से या ओशनिक करंट से मूव होते रहते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कि यहाँ पे पहला आता है स्लो टेक्टोनिक मूवमेंट्स। इस मूवमेंट को होने में काफी टाइम लग जाता है, 100,000 या उससे भी ज्यादा ईयर्स लग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे माउंटेन है वो धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। हमें पता नहीं लग पाता कि उसकी हाइट धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है, लेकिन वो बहुत स्लोली स्लोली क्या है, अपलिफ्ट होता चला जाता है। मूवमेंट्स क्या है? टू टाइप्स के मूवमेंट्स हैं, वर्टिकल मूवमेंट और हॉरिजेंटल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट्स को कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट्स भी बोलते हैं। पता है जो अर्थ क्रस्ट का पार्ट है या तो अपलिफ्ट होगा, राइज होगा, या सिंक हो जाएगा, नीचे चला जाएगा बिल्कुल। तो जो चीज अपलिफ्ट होके बनती है उसे क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। प्लेट्यू बन जाते हैं, और जहां जिस जगह पे अर्थ क्रस्ट जो है सिंक हो जाती है वहां वैलीज फॉर्म्ड हो जाते हैं। और वर्टिकल मूवमेंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं करते रॉक्स को, जो कि मेनली हॉरिजेंटल होती हैं। हॉरिजेंटल मूवमेंट्स में फोल्डिंग होती है लेयर्स की, या बेंडिंग होती है लेयर्स की, एक हॉरिजेंटल रॉक्स की। उसमें क्या होता है? कंप्रेशनल मूवमेंट्स होता है जिसके थ्रू फोल्डिंग होती है, और टेंशन मूवमेंट्स होता है जिसके थ्रू फॉल्टिंग होती है। जब दो प्लेट्स कोलाइड करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती हैं। कंप्रेशन होने के बाद रॉक जो है वो बैंड हो जाती है, और फोल्ड होने के बाद उसमें जो इलास्टिक रॉक्स होती हैं वो बैंड होती है, और उसके बाद ब्रेक हो जाती हैं वो। तो जो अपफोल्ड्स होते हैं वो माउंटेन्स बनाते हैं मेनली, और डाउनफोल्ड्स जो होते हैं वो वैलीज बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इमेजेस में देख रहे हैं, इमेजेस दे रखे हैं, पिक्चर्स दे रखे हैं। यहाँ पे फोल्डिंग का दे रखा है, यहाँ पे अपफोल्ड हो रहा है और डाउनफोल्ड हो रहा है। जो अपफोल्ड हो रहा है वो माउंटेन्स बना रहे हैं, और डाउनफोल्ड हो रहा है वो वैलीज बना रहे हैं। द नेक्स्ट इमेजेस दे रखा है इसमें फॉल्टिंग का। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉल्ट हो रहा है, वर्टिकल फॉल्ट हो रहा है। ये क्या होता है? मेनली अर्थ सरफेस पे क्रैक्स शो होते हैं। द नेक्स्ट आता है वॉल्केनोज। वॉल्केनो एक ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट में, जिसके थ्रू मैग्मा जो है यानी कि मोल्टन रॉक जो है वो एरप्ट होता है, वो बाहर निकलता है इसके थ्रू। जब मैग्मा अर्थ सरफेस पे पहुंचता है तो वो उसे क्या बोलते हैं? लावा। लावा निकलता है उसमें से। जब लावा कूल्स होता है तो वो सॉलिड रॉक में फॉर्म्ड हो जाता है, सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वॉल्केनोज के टाइप्स दे रखे हैं उनके इरप्शंस के बेस पे, मतलब वो कितने कितने टाइम पर इरप्ट करते हैं उसके बेस पे क्लासिफाई किया गया है तीन वॉल्केनोज में: एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज होते हैं जो फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं। डोरमेंट वॉल्केनोज, या जैसे बोलेंगे स्लीपिंग वॉल्केनोज, वो बहुत ही रेयर इरप्ट होते हैं, या इरप्ट होंगे ही नहीं, होंगे तो बहुत रेयर होते हैं। और जो वॉल्केनोज इरप्ट नहीं होते बहुत 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 लंबे समय तक, इसको ऐसा भी सोचा जा सकता है कि वो इरप्ट होना उसने बंद कर दिया है, उसे बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। आता है अर्थक्वेक। अब जो अर्थ है उसका क्रस्ट क्या है? पूरा एक तो है नहीं है, अलग अलग क्रस्ट हैं उसके। कुछ बड़े पीसेस हैं, कुछ छोटे पीसेस हैं, कुछ बड़े पोर्शंस हैं, कुछ छोटे पोर्शंस हैं, जिन्हें बोलते हैं प्लेट्स। और ये जो प्लेट्स होते हैं ये मूव करते रहते हैं हमेशा। और कभी कभी किसी सिचुएशंस में ये प्लेट्स जो होती हैं कभी कोलाइड जाती हैं आपस में टकरा जाती हैं, या कभी डाइवर्ज हो जाती हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर चली जाती हैं। ये वेव्स और वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं उस पॉइंट पे, और ये जो वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं उन्हें बोलते हैं अर्थक्वेक्स। ओरिजिन है जो पॉइंट है ओरिजिन का, जहाँ पे अर्थक्वेक होता है अर्थ के अंदर, उसे बोलते हैं सेस्मिक फोकस या हाइपोसेंटर, जहाँ पे अर्थक्वेक अकर होता है। इनसे शॉक वेव्स जो होती हैं सारी डायरेक्शन में स्प्रेड होती है, सारी डायरेक्शन में फैलती हैं। ये जो वेव्स होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हो सकते हैं और ट्रांसवर्स वेव्स भी हो सकते हैं। ये स्पॉट होता है अर्थ की सरफेस पे फोकस के ऊपर एर्थक्वेक की, उसे बोलते हैं एपिसेंटर। एर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है इस स्पॉट पे। देन जो वीक पॉइंट होता है अर्थ क्रस्ट में, जहाँ पे लॉक लेयर जो है वो रप्चर होती है, स्लिप्ड होती है, जिसे बोलते हैं फॉल्ट, भी अर्थक्वेक की वजह से ही बनती है। क्या जो है वो बहुत कॉजेज से होता है, लाइक प्लेट टेक्टोनिक से, यानी कि प्लेट्स के मूवमेंट से होता है। वॉल्केनो इरप्शंस, जब वॉल्केनो इरप्ट करते हैं तो अर्थक्वेक हो जाती है। फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स, जो प्लेट्स होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, फॉल्ट्स हो जाती हैं उनमें, उसके वजह से होता है।
या एक्सप्लॉयशंस बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमंस के द्वारा एक्सप्लॉयटेशंस किए जाते हैं, न्यूक्लियर वगैरह के जो भी चीज़ें एक्सप्लॉयट किए जाते हैं उनकी वजह से होता है अर्थक्वेक। देन आता है सेस्मिक जोन, वो रीजन जहाँ पे अर्थक्वेक होने की संभावना होती है उसे बोलते हैं सेस्मिक जोन। देन आता है इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। अब जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी यानी कि स्ट्रेंथ है उसका या मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का, मेजर कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू, जिसे बोलते हैं रिचर स्केल। इंस्ट्रूमेंट जो कि ये सारे रिकॉर्ड रखता है, मतलब जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की इन सब चीज़ के रिकॉर्ड रखता है, उसे बोलते हैं सेस्मोग्राफ या सेस्मोमीटर। अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 5 से कम है तो वो मेनली फील नहीं हो पाएगा हमें। मतलब अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 4 है तो कुछ ही चीज़ ब्रेक ही होंगी, कुछ ही डिशेस ब्रेक होंगी। अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो 5 है तो वो फील होगा और हैवी फर्नीचर्स वगैरह जो होंगे वो मूव करेंगे। अर्थ की इंटेंसिटी 6 हो जाएगी तो वॉल्स पे जो प्लास्टर वगैरह होता है वो सब चीज़ फॉल हो जाएंगी, गिर जाएंगे, वो क्रैक्स दिखने लग जाएंगे वॉल्स में अर्थक्वेक की वजह से। एंड जब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 7 हो जाएगी तो बहुत सारे डैमेज देखने को मिलेंगे बिल्डिंग्स वगैरह में। उसकी इंटेंसिटी 8 हो जाएगी तो ये बहुत सारे हैवी फर्नीचर्स वगैरह जो होते हैं, जो भी डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इन सब में कोलैप्स हो जाएगा। तो इसकी इंटेंसिटी 9 हो जाती है तो ये सब चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं या कुछ भी चीज़ है, और फिर ग्राउंड में क्रैक्स वगैरह सब कुछ दिखने लग जाते हैं। और जब उसकी इंटेंसिटी 10 हो जाएगी तो वो मेनली बहुत सारी चीज़ डिस्ट्रॉय कर देगा, जो भी चीज़ होंगी, और फ्रिजर्स दिखने लग जाएंगे ग्राउंड में। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। से भी अभी बताया दिया कि अर्थक्वेक के थ्रू क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं जब अर्थक्वेक आता है। डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब गिर जाती हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, फ्लडिंग हो जाती है इसमें, डैम्स, एम्बैंकमेंट्स ये सब ब्रोक हो जाते हैं, पाइप्स ब्रोक हो जाती हैं जिसके थ्रू आग लग सकती है। ये जो जितने भी सारे डैमेजेस होते हैं ये सब ह्यूमन प्रॉपर्टी को सब डैमेज करते हैं, सारा ह्यूमन का लॉस होता है। यहाँ पे कैटल लिव्स होते हैं, सबका लॉस होता है इसमें, किसी के घर वगैरह सब कुछ लॉस हो जाते हैं, सब कुछ खराब हो जाते हैं, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, ये सब कुछ डैमेज हो जाते हैं, सब बेकार हो जाते हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स। मतलब अगर अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद क्या होता है, बिल्डिंग के बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं बिल्डिंग्स के। तो बिल्डिंग्स को भी एक इंटीरियर ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जब अर्थक्वेक आए तो उस पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। कुछ प्रिकॉशंस दे रखे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। सारे विंडोज, डोर्स, अलमीराज जो है वॉल्स में नहीं बनवाने चाहिए, और वॉल्स जो होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हॉलो से ज़्यादा। स्पेशल नीड्स के लिए रेनफोर्स सीमेंट वगैरह यूज़ करने हैं। विंडो और डोर की जो डिस्टेंस है वो कम से कम उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए 1 मीटर की दूरी पे तो होने चाहिए दोनों आपस में। और जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाउंडेशन हो, ये मेनली रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से बने। आयरन एंड स्टील्स बार का फ्रेमवर्क होता है जो सीमेंट के अंदर सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू बहुत हार्ड मास बनता है। एक क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से कंसल्ट करें इस सब चीज़ के बारे में, कैसी डिज़ाइनेशन वगैरह होनी चाहिए। तो कुछ सेफ्टी टिप्स दे रखे हैं जब अर्थक्वेक्स आए तब हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर हम किसी भी वीक स्ट्रक्चर के अंदर हैं तो उस बिल्डिंग को जल्दी से छोड़ दो वहाँ से, और किसी दूर जगह चले जाओ, खुले मैदान वगैरह में चले जाओ। एलिवेटर्स वगैरह यूज़ मत करो, लिफ्ट जो है यूज़ मत करो, उसकी जगह स्टेयर्स केस यूज़ करो, वहाँ से उतरो आप। किसी भी ग्लास ऑब्जेक्ट से या फायर प्लेसेस से दूरी बनाए रखें। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दे रखे हैं अर्थक्वेक्स के ड्यूरिंग, तो इन सब चीज़ को आप अच्छे से एक बार रीड कीजिए। देन नेक्स्ट आता है वेदरिंग एंड इरोजन। हमने पहले भी पढ़ रखी है कि वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है। रॉक्स होती हैं बड़ी बड़ी, जब वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होती हैं वेदर्ड मटेरियल्स के थ्रू, मतलब विंड हो गया, वाटर है, सनलाइट है, या स्नोफॉल्स हैं, इन सब चीज़ के थ्रू जब वो ब्रेक होती है तो वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत फाइन पार्टिकल्स बना लेते हैं वो। ये चीज़ क्या होती है, हमारी वेदरिंग होती है। ये यहाँ पे रॉक का डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पे वेदरिंग जो है वो 2 कैटेगरीज में दे रखे हैं, एक फिजिकल वेदरिंग और एक केमिकल वेदरिंग। जब ब्रेकिंग होता है उसकी कंपोजिशन स्टेट चेंज नहीं होती है रॉक टूटने के बाद, उसे बोलेंगे हम फिजिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग। और जब चेंज होता है, रॉक की कंपोजिशन में चेंज होता है, यानी कि डिकम्पोज हो जाते हैं मिनरल्स रॉक्स में, और उसमें स्टेट जो है चेंज होती रहती है, उसे बोलते हैं हम केमिकल वेदरिंग। नेक्स्ट टर्म आता है इरोजन। तो जब रॉक्स को वियरिंग अवे होता है, रॉक्स जब हटती हैं अलग अलग एजेंट्स के थ्रू, लाइक विंड, वाटर, आइस, इन सब के थ्रू, उसे बोलते हैं इरोजन। वेदरिंग में सिर्फ रॉक्स ब्रेक डाउन होती हैं, और इरोजन में जो होता है वो वियरिंग अवे होती है। रॉक्स जो है वो, मतलब जब रॉक्स वेदरिंग के थ्रू अलग अलग पीसेस में डिवाइड हो जाएगी, जब वो पीसेस बन जाएंगे तो वो विंड, वाटर, एयर, इन सब चीज़ के थ्रू एक प्लेस से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, जिसे बोलते हैं इरोजन।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन या क्रिएशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो जो प्रोसेस होता है वेदरिंग और एरोजन का एक साथ, उसे बोलते हैं डेन्यूडेशन। ये वर्क करता है एजेंट्स के ऊपर, लाइक रिवर्स है, सीज वेव्स है, आइस है, विंड है। और जो हायर लो पार्ट्स होता है जो कि अर्थ की सरफेस पे स्टैंड रहता है, वहाँ इसको बोलते हैं रिलीफ या लैंडफॉर्म्स। हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ रिवर की। अब जैसे कि पानी कैप फ्लो होते होते सब जगह से आता है बिल्कुल, और अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह, मिट्टी, सब कुछ लेकर आता है, रॉक्स पार्टिकल सब कुछ लेके आता है वो अपने साथ। किसी भी माउंटेन्स या हिली एरियाज में रिवर फ्लो करती है, ऊपर से नीचे की साइड फ्लो करती है। अलग अलग रिवर्स जो हैं वो मेनली पास में जाके ज्वाइंट हो जाते हैं, और जहाँ पे वो ज्वाइंट होते हैं सारे रिवर्स, जहाँ पे वो जाके मिलती हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो इसी पानी की जब इंक्रीज हो रहा है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसमें जो लोड वगैरह जो है, सेडिमेंट्स वगैरह जो है, सब चीज़ इंक्रीज हो रहे हैं। इससे रिवर्स क्या है, इसकी वैली जो है वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और बहुत सारे डिपॉजिट्स इस बैंक पे डिपॉजिट हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे सेडिमेंट्स जो है बैंक पे डिपॉजिट्स हो जाते हैं, मतलब साइड साइड पे डिपॉजिट्स हो जाते हैं। और अगर रिवर ओवरफ्लोज हो जाती है किसी भी टाइम पे, तो फ्लडिंग हो जाती है किसी भी नाइबरिंग एरियाज वगैरह में। लो लाइंग ग्राउंड में फ्लडिंग की वजह से जहाँ पे लोड्स वगैरह इकट्ठे होते हैं, डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे, उसे बोलते हैं फ्लड प्लेन। जो रेस्ड बैंक्स होते हैं उसे बोलते हैं लीव्स। किसी भी प्लेन में रिवर जहाँ पे ट्विस्ट करती है, जहाँ पे रिवर मोड़ती है, उसे बोलते हैं मेंडर्स। मेंडर के साइड इरोजन और डिपोजिशन की वजह से मेंडर का लूप जो वो एंड हो जाता है, जहाँ से वो लूप कट ऑफ करता है रिवर से, मतलब रिवर से पूरा अलग हो जाता है वो पार्ट, और एक लेक बन जाती है, उसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। यहाँ पे एक टर्म आता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। इस तरीके से बहुत सारे रिवर्स आके पूरे एक जगह पे मिलती हैं, उसे तो बोलेंगे हम ट्रिब्यूटरीज। लेकिन जहाँ से मेन रिवर जो है अलग अलग जगह में डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। द नेक्स्ट आता है वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स के थ्रू इरोजन और डिपोजिशन होता है। उससे क्या होता है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स का एरिया जो होता है वो हाई होता चला जाता है। तेजी की हवा चलती है तो उसकी वजह से पानी क्या है, पानी जो है उसका भी भाव ऊपर बहुत तेज हो जाता है। सी शोर पे बहुत तेजी से फोर्स आता है, जिसे बोलते हैं हम सी वेव्स, जो कि रॉक से स्ट्राइक करती रहती है कंटिन्यूसली। स्टीप रॉकी कोस्ट होती है जो वर्टिकली राइज होती है सी वाटर के ऊपर, उसे बोलते हैं सी क्लिफ। रॉक्स होती है टाइम टू टाइम क्या है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में ब्रोक होती रहती हैं, और वो पेबल्स एंड सैंड बन जाते हैं। जो सी वेव्स हैं वो सेंडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं उनके शोर्स पे, किनारों पे, जिन्हें बीचेस फॉर्म्ड होता है जिसकी वजह से। तो सी वाटर में जो सॉल्ट कंटेन होता है उससे भी रॉक्स जो है वीक हो जाते हैं, और जो क्रैक्स डेवलप्ड होते हैं लार्ज होते चले जाते हैं और वाइडर भी होते चले जाते हैं एक टाइम टू टाइम में। और जो हॉलोज लाइक केव्स बनती हैं रॉक्स में, उन्हें बोलते हैं सी केव्स। कि आप लोग यहाँ पे 3 इमेजेस दे रखे हैं, फीचर्स मेड बाय सी वेव, सी केव, सी आर्क, सी स्टैक। ये सब चीज़ें सी केव बता दिया था मैंने। क्रैक्स हैं वो बहुत लार्ज होते चले जाते हैं और वाइडर होते चले जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं, सी कैप्स बन जाते हैं। और ये जो कैविटीज होती है बहुत ज़्यादा बिग होती चली जाती है, बहुत ज़्यादा बिग होती चली जाती है, सिर्फ और सिर्फ रूफ बचता है कैप्स का, उसे बोलते हैं सी आर्क। उसके बाद इरोजन जो है वो रूफ वगैरह को सब ब्रेक कर देता है, सिर्फ वॉल्स बचती हैं उसकी, जिसे बोलते हैं हम स्टैक्स, सी स्टैक्स। तो उसके बाद आता है वर्क ऑफ आइस। माउंटेन्स वगैरह पे क्या होता है, मेनली जो आइस वगैरह के माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे आइस जब मेल्ट होती है तो बड़े बड़े ग्लेशियर्स के फॉर्म में भी टूटते हैं। उससे क्या होता है, ये मेनली एक बल्डोजर का काम करता है, जिसके थ्रू बहुत बड़ी बड़ी या स्मॉल रॉक्स को लेके आती हैं, साथ में स्टोन्स को लेके आते हैं, सॉइल्स को लेके आते हैं, लैंडस्केप को इरोड कर देते हैं वहाँ पे, और एक हॉलो क्रैप बना लेते हैं, जो कि टाइम टू टाइम डीपर होता चला जाता है। जब आइस मेल्ट्स होती हैं और जो डीप हॉलोज होते हैं वो फिल्ड हो जाती हैं एक क्लियर वाटर से, और एक बहुत ब्यूटीफुल लेक्स बना लेती है माउंटेन्स में। और जो मटेरियल कैरिड होता है ग्लेशियर्स के थ्रू, जैसे कि रॉक्स है, बिग और स्मॉल लैंड्स हैं, स्लिट है, ये सब डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ की लाइन पे, जैसे, और ये सारे डिपॉजिट जो होते हैं उसे बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे वर्क ऑफ विंड। तो सैंड पार्टिकल्स क्या होते हैं, विंड के साथ मूव करेंगे और रॉक्स स्ट्राइक करते जाते हैं, थ्रू वो सैंड वगैरह है वो और ज़्यादा ग्राइंड हो जाती है और ज़्यादा टूट जाती है। वो विंड क्या है, लोअर सेक्शन, रॉक्स की लोअर सेक्शन को इरोड कर देता है डेजर्ट्स में। कुछ रॉक्स की नैरोअर बेस होता है, वाइडर टॉप होता है। रॉक्स होती हैं ये मशरूम्स की तरीके से दिखती है, जिन्हें कॉमनली बोला जाता है मेनली मशरूम रॉक्स। विंड्स जो है वो हैवी पार्टिकल्स को थोड़े से डिस्टेंस तक ही कैरी करती है, और जो फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करती है।
और जब वो स्टॉप होती है विंड ब्लो करना जब स्टॉप होता है तो सैंड जो है वो नीचे गिर जाता है, डिपॉजिट हो जाता है लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसे बोलते हैं सैंड ड्यून्स। डिपॉजिट्स होता है बहुत फाइन सैंड का, बहुत लाइट सैंड का, बहुत लंबी डिस्टेंस तक एक बहुत बड़े एरियाज में, जिसे बोलते हैं लॉइस। तो ये कुछ लैंडफॉर्म्स थे जो नेचर के थ्रू बनते हैं। देन ह्यूमन बींग्स भी बहुत तरीके के लैंडफॉर्म्स बना सकता है अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन करके, रोड्स बना के, हाउसेस बना के, डैम्स, कैनल्स, माइनिंग, वाटर निकालना अर्थ में से, और भी एक्टिविटीज। यहाँ पे मेन हमने नेचर के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरीके से अलग अलग टाइप्स के लैंडफॉर्म्स वगैरह बनाते हैं। और इसको आप और अच्छे से रीड कीजिए इस चैप्टर को।